गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 22 अप्रैल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हम डेली बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के थ्रू। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा और इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आप लोगों का जो भी डाउट होता है आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। जल्दी से आज के जो 10 टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो डिस्कशन होगा वो ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट के बारे में होगा। चैट के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैप रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आईसीजे वियना कन्वेंशन के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में डिस्कशन होगा। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में जानेंगे। देन इसके बाद डिस्कशन हमारा इम्प्रिंट प्रोग्राम को लेकर होगा। उसके बाद चेक रिपब्लिक का जो बॉर्डर है इसको लेकर मैप का एक क्वेश्चन है। एंड देन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम SISFS के बारे में डिस्कस करते हुए नासा का इंजेन्युटी जो मिशन है इसके बारे में हमारा डिस्कशन होगा। देन आपके सामने जो रिवीजन के वीडियोस होंगे आपको यूट्यूब की होम स्क्रीन पे इस तरीके के शो हो रहेंगे, उनको जरूर देखिएगा बिकॉज पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स है वो रिवीजन के लिए आपके जो है वो पोस्ट किए जा रहे हैं, सो दैट आप उनको रिवाइज करके अपकमिंग एग्जाम्स जो हैं उनके अंदर बेहतर परफॉर्म कर सके। तो इसका करने का तरीका यही है कि मैं आपको क्वेश्चन इन स्मॉल, ये जो वीडियोज रहने वाले हैं 1 से 2 मिनट के ही रहने वाले हैं, मैक्सिमम 3 मिनट का वीडियो आपका होगा, डिपेंड करता है कि एक्सप्लेनेशन कितनी है। और इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो क्वेश्चन है, देन मेरे आंसर देने से पहले आप आंसर को प्रेडिक्ट कर लीजिएगा। देन जिन लोगों ने मॉक टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दिया, जैसे कि काफी आपकी रिपोर्ट्स जो है वो डेली बेसिस पे जो आप लोग दे रहे हैं वो मुझे मिलती रहती है, सो काफी सारे लोगों ने एनरोल करा के यहाँ पे मॉक टेस्ट देना शुरू किया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि एनालिसिस, क्योंकि मुझे ये तो पता चल रहा है कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं और आपकी रैंकिंग के बारे में मुझे पता चल रहा है, लेकिन आप एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके बारे में मुझे नहीं पता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एनालिसिस जो है इस पोर्शन को मत छोड़िएगा, एनालिसिस जरूर करिएगा, बिकॉज मॉक टेस्ट देना इज लाइक 40% ऑफ द टास्क इज डन, लेकिन रिमेनिंग 60% जो टास्क है वो तभी पूरा होगा जब आप एनालिसिस भी अपना करेंगे कि जो भी आप स्कोर कर रहे हैं उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो आप मॉक टेस्ट सीरीज को भी एनरोल करा सकते हैं। मिनिमम 50 मॉक टेस्ट जो है वो जरूर करके जाइएगा एग्जाम से पहले। और रिवीजन सीरीज जो है वो भी आपकी यहाँ पर लॉन्च करी गई है। तो 50 डेज जो बेसिकली है उसके अंदर आप 7 वीक्स 7 सब्जेक्ट्स आपके पास है, कैसे आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक को रिवाइज कर सकते हैं मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर, वो आपका एक क्रैश कोर्स के तौर पे 50 डेज रिवीजन सीरीज जो इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पे आप इसमें एनरोल करा सकते हैं और जो पूरा आपका स्टैटिक और करंट का पोर्शन है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है उसको कवर कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, कितना स्कोर करेंगे। यहाँ पे आप जानते हैं जो कट ऑफ रखा गया है वो 6 मार्क्स का रखा गया है, तो 6 विल बी द कट ऑफ, बट कितना स्कोर करना है दैट विल बी डिसाइडेड बाय यू। अपने टारगेट को सेट करें और फिर उसे अचीव करने की कोशिश जरूर करिएगा। चाहिए, काफी सारे आप में से स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस आते हैं कि जब उन्होंने क्वेश्चंस करने शुरू करे थे तो उनका स्कोर 1 2 3 4 के आसपास रहता था, लेकिन अभी वो 8 9 10 के आसपास का स्कोर कर रहे हैं। दिस कम्स व्हेन यू आर कंसिस्टेंट। जब आप कंसिस्टेंटली एमसीक्यूज को सोल्व करते रहते हैं देन आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव हो जाती है। चलिए, तो यहां पर चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2020 रिपोर्ट को लेकर पूछा गया किसके द्वारा रिलीज करी गई। ठीक है, रिसेंटली ये जो पर्टिकुलर ग्लोबल क्लाइमेट 2020 है इसको रिलीज किया गया है। क्या ये वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, IMD के द्वारा, WTO के द्वारा, या फिर नन ऑफ द अबव? इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा लाया गया है, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लेकर आया गया है, WTO के द्वारा इसे लेकर आया गया है, या फिर नन ऑफ द अबव, जिसमें कोई भी बॉडी कोई भी एजेंसी हो सकती है। इट कुड बी वर्ल्ड बैंक, इट कुड बी एनी आपकी प्राइवेट बॉडीज जो है वो भी हो सकती हैं, IMF भी हो सकता है। बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो रिसेंटली वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज इट्स एनुअल, हर साल ये निकलती है, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट फॉर 2020। पिछले साल भी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। दोबारा से ये जो रिपोर्ट निकाली गई है न्यूज में थी, तो उसे रिवाइज कराना काफी जरूरी होता है। हर साल कुछ नई नई चीजें इसके अंदर आती हैं। द रिपोर्ट वाज रिलीज अहेड ऑफ द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट। अभी क्लाइमेट के ऊपर एक लीडर समिट होने वाली जिसको कि US अमेरिका जो है वो होस्ट करेगा, उससे पहले इस रिपोर्ट को निकाला गया है। और यहां पर बताया गया कि एक्सट्रीम वेदर कंबाइंड विद कोविड-19 वाज अ डबल ब्लो फॉर मिलियंस ऑफ पीपल इन 2020। तो 2020 के अंदर जो लोगों को नुकसान हुआ एक्सट्रीम वेदर की वजह से तो हर साल होता ही था, लेकिन इस बार कोविड-19 की वजह से और एक्सट्रीम वेदर दोनों ने मिलकर लोगों को, मिलियंस ऑफ पीपल दे हैव बीन अफेक्टेड बाय इट। ठीक है, हाउएवर पेंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक slowdown failed to put a brake on climate change drivers and accelerating impacts। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हुआ, काफी इंडस्ट्रीज जो थी वो रुक गई, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। आप जानते हैं कि पैन वर्ल्ड लेवल पे
ठीक है। तो पैन इंडिया तो था ही, ग्लोबल लेवल पे हमने देखा कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी वो बिल्कुल ही स्टैंड स्टिल पे आ चुकी थी। उसके बावजूद भी क्लाइमेट चेंज के अंदर जो इसके जो ड्राइवर्स हुआ करते थे उस पर कुछ ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या होगा, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसे लेकर आया जाता है, एनुअल इस रिपोर्ट को लेकर आया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अभी लीडर समिट से पहले इसको लेकर आया गया है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन से पहले कुछ अगर आप चाहें तो मैं इंपॉर्टेंट चीजें आपको इसके बारे में और भी बता देता हूं। हो सकता है यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो वैसे तो netmock.com पे आई एम प्रीटी श्योर डेली बेसिस पे आप एमसीक्यूज को सोल्व कर रहे होंगे। वहां पर भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जितने भी हम ये एमसीक्यूज करते हैं इसके कंसर्निंग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वहां पर दी होती है। इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो आपका वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 192 मेंबर स्टेट्स हैं और टेरिटरीज इसमें इंक्लूड करती है। इंडिया भी इसका एक मेंबर है, ये ध्यान रखिएगा। एंड इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इट ओरिजिनेटेड कब, 1873 वियना इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस के दौरान। ठीक है, तो 1873 के अंदर वियना इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस हुई, वहां पर आईएमओ को ओरिजिनेट, वहां से इसका ओरिजिनेशन जो है वो होता है। सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि चैड के बॉर्डर को लेकर है, पूछा गया चैड का जो बॉर्डर है वो किस किस को टच करता है। ठीक है, तो बेसिकली अभी चैड जो था ये न्यूज में था। चैड के जो प्रेसिडेंट है इड्रिस डेबी, he has been killed on the फ्रंट लाइन अगेंस्ट द रेबल्स इन द नॉर्थ। तो चैड के जो प्रेसिडेंट हैं इड्रिस डेबी, उनको मार दिया गया है। ही वॉज बैटलिंग रेबल्स बिलोंगिंग टू द ग्रुप FACT, फैक्ट ग्रुप जो था जिसका नाम है फ्रंट फॉर चेंज एंड कॉन्कॉर्ड इन चैड। ठीक है, यहां पर इस ग्रुप से फाइट करते हुए जो रेबल्स थे उन्होंने चैड के प्रेसिडेंट इड्रिस डेबी को मार दिया। यहां पर जो क्वेश्चन है चैड को लेकर पूछा जाएगा वो इसकी लोकेशन को लेकर होगा। पूछा गया कि किस किस का बॉर्डर इसे टच करता है, इजिप्ट का करता है, अल्जीरिया, माली या फिर साउथ अफ्रीका। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसको लेकर एक डिस्कशन। सोचिए। चलिए, तो यहां पर अगर मैं आपको चैट की एक बार लोकेशन दिखा देता हूं मैं आपके ऊपर, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक बार इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। चैट का जो बॉर्डर है सुडान से, लिबिया से, एंड देन नाइजर एंड नाइजीरिया से, साथ ही साथ सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से तो टच कर रहा है। और अगर आप बाकी कंट्रीज देखेंगे, अल्जीरिया से, माली से, इजिप्ट से टच नहीं कर रहा है। साउथ अफ्रीका तो वैसे भी नीचे है तो उससे तो वैसे भी टच नहीं कर रहा है। तो अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं तो वैसे चाहे इजिप्ट हो, अल्जीरिया हो, माली हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, किसी से भी इसका बॉर्डर टच नहीं कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी विल बी द करेक्ट आंसर, इसमें से कोई भी नहीं है। नाउ द न्यूज, यू नो कि क्या चीज की वजह से चैट न्यूज में था और उसी चीज की वजह से क्वेश्चन जो है चैट को लेकर पूछा जा सकता है। ठीक है, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, कौन कौन सी कंट्री के जो बॉर्डर्स है वो टच करते हैं और कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर टच नहीं करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3, ICJ को लेकर है। ICJ एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की। इसका हेडक्वार्टर पूछा गया है कि कहां पर लोकेट करता है। सिंपली आपको बताना है ICJ का हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करता है। ICJ इट्स अ प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन UN की, जैसे कि 1945 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था बाय अ UN चार्टर एंड इट बिगेन वर्किंग इन 1946। नेक्स्ट ईयर ही इसने काम करना शुरू कर दिया था एज द सक्सेसर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस। तो इससे पहले क्या हुआ करती थी, परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस PCIJ हुआ करती थी, उसको यहाँ पर उसके सक्सेसर के तौर पे इसको लेकर आया गया था। लीगल डिस्प्यूट जो है वो मेंबर कंट्रीज के बीच में सेटल करना, ये प्राइमरी काम जो है वो ICJ को दिया गया है। एन इंडियन जज, नाम बताइए उनका क्या है, उनको ICJ के मेंबर के तौर पर रखा गया है अप्रैल 2012 से। ठीक है, तो 2012 अप्रैल से जो जज दलवीर भंडारी है, he has been a member of ICJ, ध्यान रखिएगा। इट इज सीटेड इन द पीस पैलेस ऑफ हेग, नेदरलैंड के अंदर ये लोकेट करता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, इसकी सीट कहां पर है, हेग नेदरलैंड के अंदर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए, आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है द वियना कन्वेंशन ऑन काउंसलर रिलेशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी। जो वियना कन्वेंशन है काउंसलर रिलेशन को लेकर, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है आर्टिकल 36 ऑफ द वियना कन्वेंशन स्टेट्स दैट foreign nationals who are arrested or detained in the host country must be given notice without delay of their right to have their embassy or consulate notified of that arrest। तो अगर किसी भी फॉरेनर को अरेस्ट किया जाता है तो उनके जो एम्बेसी होती है वहां पर इसकी इंफॉर्मेशन देनी होती है, उस व्यक्ति को भी उसका बेस जो है वो बताना होता है। ये भी स्टेटमेंट आपकी ठीक हो सकती है। सोचिए, रिसेंटली पाकिस्तान ने इंडिया को अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया टू अपॉइंट अ लॉयर टू रिप्रेजेंट डेथ रो कन्विक्ट ऑफ मिस्टर कुलभूषण यादव। ठीक है, यहां पर बेसिकली जो इंटरनेशनल
वर्डिक्ट आपकी थी उसके कंसर्निंग बात करी जा रही थी। पहले तो काउंसलर एक्सेस जो था वो भी मिस्टर कुलभूषण यादव को नहीं दिया गया था, लेकिन इंडिया ने दबाव बनाना शुरू किया और उसके बाद पाकिस्तान जो था वो लाइन पे आ गया और यहाँ पे काउंसलर एक्सेस जो था वो प्रोवाइड किया गया। इसमें बेसिकली जो इंडिया था वो आईसीजे इंडिया ने अप्रोच किया था और वहां पर कहा था कि देखिए पाकिस्तान जो है वो काउंसलर एक्सेस जो कि एज पर द रूल प्रोवाइड करना चाहिए मिस्टर कुलभूषण यादव को, वो यहां पर नहीं किया जा रहा है, तो आप इसके अंदर इंटरवीन करें। तो इंटरवेंशन के बाद अब इंडिया को काउंसलर एक्सेस भी दिया गया था और उसी को लेकर वियना कन्वेंशन के बारे में यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोनों स्टेटमेंट्स में से पहली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। वियना कन्वेंशन जो है ऑन काउंसलर रिलेशन ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और आर्टिकल 36 इसके अंदर कहता है कि जब भी किसी फॉरेन नेशनल को अरेस्ट किया जाता है या डिटेन किया जाता है इन द होस्ट कंट्री, यहाँ पे बेसिकली जो उसकी एम्बेसी होती है जिस कंट्री से वो व्यक्ति आता है वहां पर नोटिफाई करना जरूरी होता है उस अरेस्ट का। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बात करता है यहां पर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 के बारे में पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया का जो रैंक है वो 142 आया है आउट ऑफ 180 नेशंस। हो सकता है इट इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये जो रिपोर्ट है, ये जो इंडेक्स है, किसके द्वारा लेके आया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा। बताइए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको। चलिए इंडिया की बात करें तो जब भी हम यहाँ पे इस तरीके से इंडेक्स होता है उसमें अपना कंपैरिजन आसपास के पड़ोसी देशों के साथ करते हैं। और पड़ोसी देशों की बात करें अगर तो इसमें भूटान जो है, भूटान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, 65th रैंक आया है। नेपाल का रैंक भी कुछ खास नहीं है, एवरेज है 106। श्रीलंका जो है वो भी 127 पे है। पाकिस्तान 145th रैंक पे है। तो हमारा जो रैंक है पाकिस्तान से बेहतर है, लेकिन आसपास के बाकी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके कंपैरिजन में हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। पहली स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक है, 142nd रैंक हमारा आया है और साथ ही साथ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इस इंडेक्स को लेकर आया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो क्रैश कोर्सेज हैं वो क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 100 डेज या फिर क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के अंदर एनरोल करा सकते हैं। दीज आर द क्रैश कोर्सेज जो 2022 में आपकी हेल्प करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक आइडिया है यूपीएससी के बारे में देन यू कैन गो फॉर द क्रैश कोर्सेज। अगर आपके पास बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, एनसीईआरटीज वगैरह भी आप कवर करना चाहते हैं वो भी आपने कवर नहीं करी है, देन यू कैन गो फॉर द फुल फ्लेज्ड कोर्स जो कि मिशन यूपीएससी 2022 है। exam.network.com पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बात करता है रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के बारे में। देख लेते हैं इसको। तो यहां पे पूछा गया रिस्पॉन्ड प्रोग्राम किसके द्वारा अनाउंस किया गया। नाउ क्या है ये प्रोग्राम ये तो हम जानेंगे, बट पहले किसके द्वारा इसको लेकर आया गया है, डीआरडीओ, इसरो, आईएमडी या फिर नीति आयोग, बताइए। चलिए तो रिसेंटली जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया दैट इट विल सपोर्ट 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स मोटेड बाय द स्पेस टेक्नोलॉजी सेल एसटीसी ऑफ आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली का जो एसटीसी था, स्पेस टेक्नोलॉजी सेल है, वहां पर सपोर्ट जो है 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट को वो देगा इसरो। ठीक है, इसरो हैज एक्सटेंडेड सपोर्ट टू प्रोजेक्ट्स अंडर रिस्पॉन्ड प्रोग्राम। रिस्पॉन्ड प्रोग्राम के अंदर इस तरीके के जो स्पेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं वहां पर इसरो हेल्प करता है, सहायता करता है। इसरो ने अपना रिस्पॉन्ड का मतलब क्या है, रिसर्च स्पॉन्सर्ड, रिसर्च स्पॉन्ड मतलब स्पॉन्सर्ड। इसमें इसरो ने रिस्पॉन्ड प्रोग्राम जो था रिसर्च को स्पॉन्सर करने के लिए लेकर आया था ये 1970 के अंदर विद द ऑब्जेक्टिव कि एकेडेमिया जो है उसका स्पेस एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और वो पार्टिसिपेशन तभी होगा जब स्पेस के कंसर्निंग जो भी इनिशिएटिव्स इंस्टीट्यूशंस के अंदर, हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, आईटीज हैं या फिर आईसीज हैं, वहां पर लिए जाते हैं, उनको सपोर्ट किया जाए। ठीक है, तो नॉलेज का सपोर्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करने का सपोर्ट हो या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट हो, जब ये चीजें करी जाएंगी तभी यहां पर कुछ फायदा होगा, कुछ ना कुछ एनकरेजमेंट जो है वो इंस्टीट्यूशंस को मिलेगा। यहां पर आंसर हमारा क्या आएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि रिस्पॉन्ड प्रोग्राम जो है इसे अनाउंस किया गया था इसरो के द्वारा। चलिए अभी एक और प्रोग्राम जो है उसके बारे में जान लेते हैं रिस्पॉन्ड प्रोग्राम से आगे बढ़ते हुए। वो प्रोग्राम हमारा है इम्प्रिंट प्रोग्राम। चलिए इम्प्रिंट प्रोग्राम में क्या है वो जानते हैं। बेसिकली आपको बताना है इम्प्रिंट प्रोग्राम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। इम्प्रिंट को लेकर आपको बताना है करेक्ट क्या है। पहली स्टेटमेंट कहती है स्कीम वाज रिलीज्ड इन 2015 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लेकर आया गया था 2015 के अंदर।
Imprint provides overarching vision that guides research into areas that are predominantly socially relevant. हो सकता है कि सोशली रेलेवेंट एरियाज के अंदर इसमें काम किया जाता है, रिसर्च जो है वो करी जाती है. इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पैन आईआईटी ओनली इनिशिएटिव टू एड्रेस द मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस. तो इसके अंदर पैन आईआईटी बेसिकली आईआईटीज जो है वही इन्वॉल्व हैं और इस तरीके के जो मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंज जो है उनको एड्रेस इसके अंदर किया जा रहा है. बताइए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन. चलिए, तो यहां पर इम्प्रिंट के बारे में बात करें तो यस 2015 के अंदर एमएचआरडी, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से जाना चाहते हैं, वो इम्प्रिंट प्रोग्राम को लेकर आई थी, जिसके अंदर जो मेजर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस जो होते हैं और खासतौर पे ऐसे चैलेंजेस जो कि सोशली रेलेवेंट होते हैं. देखिए अगर आप अभी देखें भी सही तो हैकाथॉन भी जब सरकार के द्वारा कराई जाती है उसके अंदर ऐसे एरियाज को कवर किया जाता है, ऐसे एरियाज को टारगेट किया जाता है जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सोल्व करते हैं, जहां पे साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई किया जाता है. तो साइंटिफिक नॉलेज को अप्लाई करते हुए कैसे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को दूर करना है वो हम करते हैं हैकाथॉन के द्वारा. इम्प्रिंट में भी कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस को दूर किया जा रहा है जो कि सोशली रेलेवेंट है. लेकिन इसके अंदर आईटीज ओनली नहीं है, ओनली की वजह से स्टेटमेंट गलत हो जाती है. आईटीज के साथ साथ आईआईएससीज भी इसमें शामिल है. लेकिन सेकंड स्टेटमेंट आपकी ठीक है, सोशली रेलेवेंट एरियाज को टारगेट किया जा रहा है. तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहली दो स्टेटमेंट आपकी ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 से आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर और देख लेते हैं यहां पर क्या चीजें हमने देखनी है इम्प्रिंट से आगे बढ़ते हुए. इम्प्रिंट की फुल फॉर्म वैसे एक बार देख लीजिएगा, दिखा देता हूं यहां पर आपको मैं एक बार. सो दिस इज इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैप रिलेटेड है. चेक रिपब्लिक के बारे में पूछा है कि बताएं बॉर्डर ऑफ चेक रिपब्लिक किसको टच करता है, आपको बताना है. करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, पोलैंड को, जर्मनी को, स्लोवेकिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जल्दी से बताइए. चेक रिपब्लिक अभी न्यूज में था, अ डे आफ्टर चेक रिपब्लिक एक्सपेल्ड 18 रशियन डिप्लोमेट्स. रशिया जो था उसने रिटेलिएट किया बाय अनाउंसिंग इट वुड सेंड बैक 20 चेक डिप्लोमेट्स. तो क्या हुआ, चेक रिपब्लिक ने 18 डिप्लोमेट्स जो थे, जो वहां के फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर्स होंगे, रशिया के डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल कर दिया, वापस रशिया भेज दिया. और रशिया ने कहा कि आपने हमारे 18 लोगों को वापस भेजा है तो इन रिटेलिएशन हम आपके 20 डिप्लोमेट्स को वापस भेजेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, बेसिकली दोनों देशों के बीच में रिलेशन जो है फर्दर स्ट्रेन्ड हो जाएंगे. यहां पर बातचीत करके इस चीज को सुलझा लेना ज्यादा बेहतर होता. चलिए, तो यहाँ पे चेक रिपब्लिक का बॉर्डर किस किस को टच करता है, देखिए पोलैंड को करता है, मैप के ऊपर दिखाऊंगा अभी आपको. पोलैंड को, जर्मनी को, स्लोवेकिया को देख लेते हैं. तो यस, यहाँ पे पोलैंड को टच कर रहा है चेक रिपब्लिक. प्राग आपने सुना होगा और इसकी कैपिटल है. जर्मनी के बारे में सुना है, इससे बॉर्डर टच हो रहा है. स्लोवेकिया का बॉर्डर टच हो रहा है, हंगरी का बॉर्डर टच नहीं हो रहा है, ऑस्ट्रिया का बॉर्डर टच हो रहा है. नाउ यहाँ पे आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस, और क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे पोलैंड भी है, जर्मनी भी है और स्लोवेकिया भी है, लेकिन ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया है. नाउ यहां पर ये जो चौथा ऑप्शन दिया गया था मिसरीडिंग की वजह से दिया गया था, कि बहुत बार क्या होता है हम 3 या 4 ऑप्शंस पढ़ते हैं, पहले 3 ऑप्शन हमें पता है कि करेक्ट है, तो हमें ये भी पता होता है कि ऑस्ट्रिया का बॉर्डर भी जो है वो चेक रिपब्लिक को टच करता है, तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रिया पढ़ा जा सकता है. देखिए इट्स नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि एग्जाम में स्ट्रेस वैसे भी ज्यादा होता है, और इवन दो हमने ये भी कई बार देखा है कि करेक्ट को इनकरेक्ट पढ़ना, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ना, इस तरह की गलती हमसे काफी बार हो जाती है. तो यहाँ पे मिसरीडिंग जो था, अगर उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो नहीं होना चाहिए. अदरवाइज हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे ए होगा. ऑस्ट्रेलिया जो था वो एक फिलर के तौर पे दिया गया था, ऑस्ट्रेलिया तो काफी दूर है, उससे बॉर्डर इस कंट्री का टच नहीं होता है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं. पूछा गया स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम जो है किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, जल्दी से बताइए. स्टार्टअप इंडिया फंड स्कीम जो है, इसमें बेसिकली जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उनको कितना पैसा देना है, उनकी फंडिंग की बात करी गई है. नए नए स्टार्टअप्स जो आते हैं उनको फंड करने की बात करी गई, खासतौर पे ऐसे स्टार्टअप्स जिनका प्लान रेडी है और साथ ही साथ जिन्होंने कुछ हद तक सरफेस लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे रहते हुए स्टार्टअप्स को शुरू तो किया और कुछ हद तक प्रॉफिट भी अर्न किया, अपने आप को प्रूव किया. फर्दर अगर उनको फाइनेंस किया जाता है तो डेफिनेटली वो फर्दर ग्रो कर सकते हैं. ऐसे स्टार्टअप्स के लिए एक यहाँ पर कमेटी भी बनाई गई है. तो ये जो कमेटी है ये डिसाइड करेगी कि कौन से स्टार्टअप्स और कौन से इंक्यूबेटर्स ऐसे हैं जिनको कि फाइनेंस करना अभी SISFS के अंदर सही रहेगा. ये जो है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने SISFS को लॉन्च किया है. तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा इसे अभी रिसेंटली लेके आया गया है हमारे स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, उसके अंदर ग्रोथ देखने के लिए. आज के 9th क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है बात करता है क्वेश्चन नंबर 10th, नासा इंजेनिटी मिशन के बारे में. इसका फर्स्ट हेलीकॉप्टर अभी कहां पे उड़ा है ये आपको बताना है. तो क्या ये अर्थ के ऊपर नासा का इंजेनिटी मिशन का जो पहला हेलीकॉप्टर उसने उड़ान भरी है मार्स के ऊपर, या फिर वो एस्ट्रॉइड बेनू के ऊपर भेजा गया वहां पर उसने उड़ान भरी, या फिर मून के ऊपर, बताइए. चलिए, नासा ने
अनाउंस किया था इंजेन्युटी, और इसने अपनी पहली फ्लाइट जो थी वो कहाँ पर उड़ी थी, इसकी जो पहली फ्लाइट थी कहाँ पर वो बेसिकली फ्लाई करी थी, दैट वाज ऑन मार्स। अभी रिसेंटली न्यूज में था, फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ पावर्ड एयरक्राफ्ट ऑन अनदर प्लैनेट जो है वो करी गई है, और ये करी गई है मार्स के ऊपर, मंगल ग्रह के ऊपर। सो बी हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं, जल्दी से 2 मिनट के अंदर इसे रिवाइज करते हैं, और रिवीजन के बाद जो है हम अपने आज के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। चलिए, तो शुरुआत हमारी होती है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को लेकर। यहां पर मैंने आपसे पूछा था किसके द्वारा ये रिपोर्ट लेकर आई जाती है, क्या ये एनुअल रिपोर्ट है, बायनुअल रिपोर्ट है, किस तरीके की रिपोर्ट है, जल्दी से बताइए मुझे। तो यहां पे हमने डिस्कस किया था कि यूएस के अंदर जो बेसिकली यूएस होस्ट करने वाला एक लीडर समिट ऑन क्लाइमेट, उससे पहले यहाँ पे इस रिपोर्ट को लेकर आया गया वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि एनुअली इस रिपोर्ट को लेकर आता है। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे कोविड-19 के बारे में पढ़ा कि कोविड-19 की वजह से, इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। 192 मेंबर है WMO के, ये भी ध्यान रखिएगा। और आपका जो इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको 1873 वियना इंटरनेशनल मेटीरियोलॉजिकल कांग्रेस के अंदर बनाया गया था। चलिए, देन हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 2 में, चैट से किस किस का बॉर्डर टच करता है, जल्दी से बताएं किसका बॉर्डर टच करता है, किसका बॉर्डर टच नहीं करता है। चैट के प्रेसिडेंट जो है इड्रिस डेबी, उनको लेकर न्यूज थी, और हमने यहाँ पे लोकेशन जो थी वो इनकी देखी थी। देखिए, कमेंट सेक्शन में आपको ये सारे क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ इसके आंसर तो करने ही है, इसके अलावा जो चीजें आप रिकॉल कर पाए, जो हमने यहाँ डिस्कस करी है, या फिर जो आपने कहीं और भी पढ़ी हो उस क्वेश्चन को लेकर, उसके बारे में जरूर मेंशन करिएगा। ICJ के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ था, जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी सीट कहां पर है, सीट इज इन हेग, नेदरलैंड के अंदर। वेरियस कंट्रीज के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको सेटल करने का काम जो है वो ICJ को दिया गया। कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1945 में, और 1946 के अंदर काम करना शुरू किया। और किसको रिप्लेस किया था इसने रिप्लेस किया था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस को। देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन विच वाज क्वेश्चन नंबर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 4th क्वेश्चन जो है वियना कन्वेंशन को लेकर था। यहां पर जो भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, क्या उसकी एम्बेसी के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन देना है, इसको नोटिफाई करना जरूरी होता है? आर्टिकल 36 के हिसाब से बताइए, यस और नो। यस। सो वियना कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें आर्टिकल 36 ये कहता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है तो वहां पे उसकी एम्बेसी के अंदर, अगर उसे दूसरी कंट्री में अरेस्ट किया गया तो उसके कॉन्सुलेट को, उसकी एम्बेसी को इसके बारे में जानकारी देना काफी जरूरी होता है। अभी मिस्टर कुलभूषण यादव जो है उनका केस न्यूज में था, और पहले तो इंडिया को काउंसलर एक्सेस ही नहीं दिया जा रहा था, लेकिन ICJ में हमने अप्रोच किया और उसके बाद पाकिस्तान ने हमें जो काउंसलर एक्सेस था वो भी दे दिया। चलिए, देन वी डिस्कस्ड अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 को लेकर है। यहाँ पर जल्दी से बताएं कि क्या पाकिस्तान का रैंक हमसे बेटर है या नहीं। इंडिया का जो रैंक है 142 था, लेकिन आसपास की जो कंट्रीज हैं उसमें भूटान ने 65 रैंक लिया है, जो कि एक अच्छा रैंक है। नेपाल का 106 है, श्रीलंका का 127 है, और पाकिस्तान जो है वो 145 पे है। इट इज रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में हमने कुछ और नई चीजें जानने की कोशिश करी थी। इन सीरीज को आप एनरोल करा लीजिएगा, 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अभी टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिएगा। एवरी डे इज इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रिपरेशन, ये ध्यान रखिएगा, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, योर कंपेटिटर्स आर प्रिपेयरिंग एनीवे। आपका जिनसे कंपटीशन होने वाला है, अगर आप तैयारी नहीं भी करें, किसी एक दिन को वेस्ट कर रहे हैं, जो आपके कंपेटिटर्स हैं वो उस दिन को वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, वो उस पर्टिकुलर डे को अच्छे से प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर रिस्पॉन्ड प्रोग्राम किसके द्वारा लेकर आया गया था, इसरो के द्वारा इसे लाया गया है। और यहां पर क्या किया जाएगा, जल्दी से बताइए। यहां पर जो भी स्पेस टेक्नोलॉजी सेल है IIT दिल्ली का, उसको हेल्प करा जाएगा। साथ ही साथ ऐसे एरियाज जहां पर एकेडमिया को प्रमोट किया जा सकता है, एनकरेज किया जा सकता है, उनको प्रमोट और एनकरेज किया जाएगा ताकि वो स्पेस सेक्टर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आए। देन हमने इम्प्रिंट के बारे में जानकारी ली थी, इम्प्रिंट प्रोग्राम को डिस्कस किया था। इसके अंदर क्या था बताइए, इम्प्रिंट प्रोग्राम किसके द्वारा लाया गया, जल्दी से बताएं किसके द्वारा रिलीज किया गया है। इम्प्रिंट के अंदर एक विजन जो है वो लाया गया है कि किस तरीके से सोशली रेलेवेंट एरियाज को कवर किया जाएगा और साइंस और इंजीनियरिंग चैलेंजेस जो है उनको एड्रेस किया जाएगा। इसमें क्या सिर्फ IITs हैं? नहीं, इसमें IITs के अलावा IIScs भी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ HRD दैट इज एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा इसे लाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने चेक रिपब्लिक का बॉर्डर देखा था, ऑस्ट्रिया से टच करता है, ऑस्ट्रेलिया से नहीं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां पर इस तरीके की गलती हो सकती है कि हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रिया पढ़ लें, ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया पढ़ लें और फिर हम मार्किंग गलत कर दे, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मैप के ऊपर देख लीजिए चेक रिपब्लिक और इसकी नेबरिंग कंट्रीज। देन स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में डिस्कशन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा लेकर आई गई है, और अभी मिस्टर पीयूष गोयल जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है स्टार्टअप्स इनक्यूबेटर्स को हेल्प करने के लिए।
देन नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन जो है वो नासा का इंजेनिटी मिशन हेलीकॉप्टर जो है उसने कहाँ पर उड़ान भरी है, उसने अभी मार्स के ऊपर उड़ान भरी है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 10 क्वेश्चन जो है हमारे हैं वो कंप्लीट होते हैं। अभी आपने रिवीजन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करी है। मार्क्स अपने कमेंट सेक्शन में लिखने से पहले एक बार प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का एक एक क्वेश्चन देख लीजिए और फिर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और आपके जो मार्क्स है वो भी डिस्कस जरूर करेंगे। चलिए, सो आई होप आप अपने वीकली मैराथन सेशंस को कर रहे होंगे। वीकली मैराथन सेशंस आप ही की रिक्वेस्ट पे बनाए गए थे, तो वीकली मंथली मैराथन सेशंस जो होते हैं वो यूपीएससी एंड पीसीएस के लिए तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं उन्हें जरूर करें, बिकॉज यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम के अंदर अपीयर होते हैं, ऐसा आपने टाइम एंड अगेन मुझे बताया भी है। तो इनको बिल्कुल मिस मत करिएगा, रिविजन जो है वो काफी जरूरी है। करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ के लिए आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन के अंदर, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। रेपो रेट क्या होती है, सिंपली मुझे 1 लाइन का आंसर चाहिए। जिन लोगों को पता है डेफिनेटली वो तो लिखेंगे ही, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है, देखिए इजी वे आउट जो होता है वो तो ये होता है कि आपने यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ा, नहीं पता है आप उसे इग्नोर करें और आगे बढ़ जाए। लेकिन यहाँ पर यूपीएससी के अंदर इजी रास्ते आपको नहीं चुनने, क्योंकि इजी रास्ते कभी भी आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे। सो यहां पर अगर आपको रेपो रेट के बारे में नहीं पता है, गो टू गूगल, किसी रेलेवेंट जेन्युइन वेबसाइट से रेपो रेट के बारे में समझने की कोशिश करिएगा। अदरवाइज आप netmark.com पे भी जा सकते हैं, वहां पर भी रेपो रेट मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, या फिर मेरे पुराने वीडियोस में भी मैंने रेपो रेट के बारे में अच्छे से समझाया आपको। वहां पे इसके बारे में पढ़िएगा और फिर कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आंसर जरूर करिएगा। यहां पर आंसर करेंगे तो एग्जाम में जब ये चीजें पूछी जाएंगी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको इसके बारे में पता होगा। नाउ मीन्स के लिए आपको क्वेश्चन का आंसर करना है, हाउ स्पेस कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज फॉर अर्थ व्हिच कुड लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग वेरियस कंट्रीज। आप जानते हैं कि स्पेस के अंदर भी अब काफी सारे रिसोर्सेज जो है वो मिल रहे हैं। अभी एक एस्टेरॉइड पाया गया था जिसके अंदर काफी सारी मात्रा में आयरन, गोल्ड, कोबाल्ट, ये सब चीजें मिल रही थी, और ये बताया गया था कि इवन जो आयरन है उसके ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो 10 क्वाड्रिबिलियन के आसपास थी, और वो भी डॉलर्स के अंदर। तो काफी बड़ी मात्रा में इस तरीके के रिसोर्सेज जो हैं वो दूसरे एस्ट्रॉइड या दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो उसके एक्सट्रैक्शन टाइम जो आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद वो किया जाने लगेगा, और उसकी वजह से कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो आपको इस पूरी स्टेटमेंट के ऊपर कमेंट करना है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, एज ए सिविल सर्वेंट इसका आंसर करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो इंटरव्यू का है वो आपका सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। मान लीजिए आपके सामने एक सिचुएशन है दैट देयर आर 5 कोविड पेशेंट्स और आपके पास ऑक्सीजन सपोर्ट जो है वो 4 के लिए ही अवेलेबल है। तो आप वहां पर उस सिचुएशन में डिसीजन जो है वो कैसे लेंगे, ये आपको यहां पर बताना है। चलिए, अपने आंसर्स जो है वो मेंस और इंटरव्यू के ग्रुप के अंदर सबमिट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ जिन लोगों ने सीरीज को सब्सक्राइब करना है, 2023 या 2022 की सीरीज हो या क्रैश कोर्स हो, उसके लिए आप exam.netmark.com पे जा सकते हैं और जल्दी से एनरोल करके, करना जरूरी है, सिर्फ एनरोल करना और उस सीरीज को रख लेना दैट इज नॉट इनफ। ये तो वही बात होगी कि किताब आपने खरीदी और उसको कभी पढ़ा नहीं, वो चीज नहीं करनी है। अगर आपने बुक परचेज करी है उसे पढ़ें, उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए और एग्जाम में वो चीज आपकी हेल्प करनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे जल्दी से आप अपने मार्क्स लिख दीजिए, टारगेट जो भी आपने सेट किया हो जल्दी से बताएं कितना आपने स्कोर किया है। 6 या 6 से ज्यादा किया तो बहुत अच्छी बात है, लेस देन 6 तो आप डेंजर जोन में, आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन सभी लोगों को मैं ये कहूंगा कि 24 आवर्स में एक बार रिवाइज जरूर करिएगा, और जब आप नेक्स्ट टाइम देखते हैं वीडियो को, सेकंड या थर्ड टाइम में नोट्स बना लेना एक अच्छी हैबिट भी रहती है, उससे चीजें आपको लंबे समय तक के लिए याद भी रहती है, और एग्जाम से पहले जो आपके नोट्स होते हैं वो काफी आपको हेल्प करते हैं। वो एक आर्सेनल के तौर पर आपके पास, एक वेपन के तौर पर आपके पास रेडी हो जाते हैं, तब आपको दोबारा से वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वहां पर आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। जो इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही साथ आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू को लेकर, जो भी आपके डाउट्स होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो ने आपको 1% भी हेल्प किया तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सो दैट बाकी लोगों को भी ये वीडियो जो है वो उनकी यूट्यूब स्क्रीन के ऊपर शो हो और उनको भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, आई विल सी यू वेरी वेरी सून, गुड बाय।